ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 901 पिता, भाग 1। जैसे ही इवान ने अपना सिर घुमाया और उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े बच्चे पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव आया। वह है, बच्चे के शरीर के चारों ओर नुकीले एल्फ जैसे कान और राक्षसी आभा देखकर इवान ने तुरंत पहचान लिया कि यह क्या है। वह एक एल्थारॉन है। हालांकि बच्चे के चारों ओर राक्षसी आभा बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह छोटा लड़का भी उसी की तरह एल्थारॉन ही था। क्या ये हो सकता है? इवान ने एक संभावना के मन में आते ही सांस रोक ली। उसकी नज़र बच्चे के पास खड़ी दो आकृतियों पर गई और उन्हें देखकर किसी कारण से उसे अपनी आत्मा की गहराई से उनके प्रति गहरी घृणा और क्रोध महसूस हुआ। ये दो लोग कौन हैं? इवान ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ बड़बड़ाया, क्योंकि वह उनकी आकृतियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आकृतियां धुंध के पर्दे के पीछे छिपी हुई थीं, और चाहे वह उन्हें देखने की कितनी भी कोशिश करे, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? एक आकृति, जो पुरुष थी, ने उदासीन स्वर में कहा। ऐसा लगता है कि वह ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक जीवित रह सकता है, इसलिए अगर हम कुछ न भी करें तो भी वह अंततः अपने आप ही मर जाएगा। दूसरी आकृति, एक महिला, बिना किसी भावना के बोली। क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते? आदमी ने दिलचस्पी से भरी आवाज में पूछा। उसे बचाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम उसे बचाना चाहते हैं तो हमें उसके मूल को नष्ट करना होगा और उसकी शक्तियों को बंद करना होगा, और अगर हम ऐसा करते हैं तो वह हमारे लिए पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, महिला ने ठंडी आवाज में कहा। दोनों के बीच बातचीत सुनकर इवान को पता नहीं क्यों, लेकिन उसके चेहरे पर अपने आप ही तिरस्कार से भरी मुस्कान आ गई। बेवकूफ, उसने कहा और बच्चे की ओर देखा, जिसका रंग पीला था और ऐसा लग रहा था कि वह बीमार है। इवान ने बच्चे की ओर चलने की कोशिश की और पाया कि किसी समय उसने अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया था, इसलिए उसने संकोच नहीं किया और जल्दी से बच्चे के पास पहुंच गया। उसकी ओर चलते हुए इवान ने देखा कि उसका शरीर एक बार फिर बदल गया है और वह अब अपने एल्थारोन रूप में था। हालांकि वह अभी भी अपने शरीर के अंदर किसी भी शक्ति का निशान महसूस नहीं कर पा रहा था। जब इवान बच्चे के पास रुका तो दोनों आकृतियों को यह एहसास नहीं हुआ कि वह वहां है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। जमीन पर पड़े छोटे बंडल ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और अपनी एक सुनहरी और एक लाल आंख से उसे देखा जो रत्नों की तरह चमक रही थी। सुंदर। एक पल के लिए इवान उन आंखों की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया, और बस एक पल के लिए उसकी आंखों का रंग भी बदल गया, लाल और सुनहरा हो गया। गेज ऑफ मोनार्क पर आपका नियंत्रण बहुत बढ़ गया है। गेज ऑफ मोनार्क का उपयोग करने की आवश्यकता कम हो गई है। अचानक इवान की आंखों के सामने 2 नोटिफिकेशन चमके, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसने उन्हें कुछ समय के लिए अनदेखा कर दिया और ध्यान से बच्चे को देखा। एक नज़र से ही वह बता सकता था कि बच्चे की हालत ठीक नहीं थी और उसके शरीर के अंदर 2 अलग अलग तरह की ऊर्जाएं चल रही थीं। दोनों ऊर्जाएं धीरे धीरे उसके शरीर को अंदर से नष्ट कर रही थीं और बच्चे के चेहरे पर बहुत असहज भाव था, जैसे कि वह संघर्ष कर रहा हो, लेकिन फिर भी छोटा बच्चा रोया नहीं। ईमानदारी से इवान को थोड़ा असहज महसूस हुआ जब उसने बच्चे के चेहरे पर भाव देखा। वह बता सकता था कि बच्चा बहुत दर्द में था, लेकिन रोने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक नवजात शिशु को इस तरह से व्यवहार करते देखना उसके लिए बहुत अजीब था, लेकिन जब उसने बच्चे की संभावित पहचान के बारे में सोचा तो उसने बस अपना सिर हिलाया और आह भरी। अचानक इवान के आसपास का नज़ारा एक बार फिर बदल गया और उसने खुद को एक डंपिंग ग्राउंड के बीच में खड़ा पाया। लेकिन कचरे के बजाय उसने डंपिंग ग्राउंड के अंदर जो देखा वह अलग अलग तरह के लोगों की सड़ती हुई लाशें थीं। राक्षसों, दानवों, कल्पित बौनों, ओर्क्स और कई अन्य लोगों की लाशें थीं। इवान ने सड़ती हुई लाशों को अपने चेहरे पर घृणा के भाव के साथ देखा। भले ही उसने हजारों लोगों को मार डाला हो, लेकिन ये पहली बार था जब उसने ऐसा दृश्य देखा था। अचानक उसने राक्षसों की दहाड़ सुनी। राक्षसों की आवाज सुनकर उसने जल्दी से पीछे देखा और कुछ राक्षसों को देखा जो छिपकलियों और मगरमच्छों के मिश्रण की तरह दिख रहे थे, जो सड़ी हुई लाशों के बीच में पड़े एक नवजात शिशु को देख रहे थे। राक्षस गहरे भूरे रंग के थे और उनकी त्वचा सड़ी हुई लाशों के खून से सनी हुई थी। जब राक्षसों ने बच्चे को देखा, जिसका मांस बिल्कुल ताज़ा था, तो उनकी आंखों में एक भयानक रोशनी चमक उठी। वह है, इवान ने तुरंत बच्चे को पहचान लिया, जिसकी उपस्थिति एल्थारॉन जैसी ही थी। जब उसने देखा कि वह राक्षसों से घिरा हुआ है तो वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है और वह हिल नहीं सकता। भाड़ में जाओ, इवान ने मन ही मन कोसा जब उसने देखा कि राक्षसों में से एक अचानक बच्चे की ओर कूद पड़ा। NOWELL-BE-IN.C ओम। राक्षस ने अपना मुंह चौड़ा किया और बच्चे को निगलने ही वाला था कि अचानक
वूश, एक हरी बेल जमीन से निकली और राक्षस को पकड़ लिया, उसे बच्चे से दूर खींच लिया। उसी समय वूश 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 हजारों तीखे लकड़ी के कांटे दूसरे राक्षसों के ऊपर दिखाई दिए और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनके शरीर तीखे लकड़ी के कांटों के बेचैन हमले से चूर्ण चूर्ण हो गए। इवान ने अपना सिर बगल की ओर घुमाया, उस दिशा में जहां से उसे पहले ऊर्जा तरंगें आती हुई महसूस हुई थीं। जब वह ऊर्जा तरंगों की दिशा में मुड़ा तो उसने देखा कि वहां कोई खड़ा है, और इस व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। वह है, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? अध्याय 902 पिता भाग 2। चीख। झोपड़ी के बाहर बिस्किट ने सावधानी से चीख मारी और एक लड़की की छोटी आकृति को देखा जो अचानक उसके पीछे प्रकट हुई। हालांकि बिस्किट एक शुरुआती स्तर का रैंक 3 राक्षस था, लेकिन जब तक वह उसके पीछे खड़ी नहीं हुई तब तक उसे छोटी आकृति की उपस्थिति का एहसास भी नहीं हुआ। लड़की के कमर तक लंबे लाल बाल, पन्ना हरी आंखें और एक छोटी कदकाठी थी। वह सिर्फ 100 सेंटीमीटर लंबी थी और उसने पूरी बाजू की बैगी दिखने वाली काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। चीख। झोपड़ी के अंदर पुआल के बिस्तर पर सो रहे इवान को घूरती हुई छोटी लड़की को देखकर बिस्किट चीख पड़ा और लड़की की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो कि वह कोई मूर्खतापूर्ण काम न करे। बिस्किट की चीख सुनकर छोटी लड़की ने उसकी तरफ देखा और अपने सिर को इस तरह से झुकाया जैसे उसे समझ में नहीं आ रहा हो कि यह गूंगा काला पक्षी क्यों चिल्ला रहा है। जिस तरह से छोटी लड़की उसे देख रही थी, उसे देखकर बिस्किट की आंखें ठंडी हो गईं और उसे अपमानित महसूस हुआ क्योंकि वह समझ सकता था कि छोटी लड़की उसे गूंगा समझ रही थी। क्या यह मूर्ख लड़की नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? ये बिस्किट था। हालांकि इसका नाम थोड़ा खराब था, फिर भी यह रैंक 3 का राक्षस था। ये प्राचीन मकबरे की दूसरी परत के अधिपतियों में से एक था। वह एक शासक था जिसके अधीन हजारों राक्षस थे, तो वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक छोटी लड़की जो 10 साल से ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह गूंगी हो। चीख। बिस्किट जोर से चीखा और अपने विशाल पंख फैलाए। काली लपटें फूट पड़ीं, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और उसके सिर पर गहरी काली लपटों से बना एक राजसी मुकुट दिखाई दिया। बिस्किट के चारों ओर का आभामंडल पूरी तरह से बदल गया और उसने छोटी लड़की को अपने चेहरे पर गर्व और अभिमानी नजर से देखा जैसे कि उसे उसकी पूजा करने के लिए कह रहा हो। गूंगी चिड़िया के रूप में बदलाव देखकर छोटी लड़की का मुंहों के आकार में खुल गया और वह धीमे कदमों से उसकी ओर चल पड़ी। हालांकि बिस्किट ये पता लगाने में सक्षम नहीं था कि छोटी लड़की उसे सचेत किए बिना पहले उसके पीछे कैसे आ गई, लेकिन काली चिड़िया को उससे कोई दुर्भावना या खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे अपने पास आने दिया। जल्द ही छोटी लड़की बिस्किट से सिर्फ 1 मीटर दूर रुक गई। बिस्किट सोच रहा था कि छोटी लड़की उसके भव्य रूप को नजदीक से देखकर विस्मय से भरी नजर से देखेगी और उसकी पूजा करेगी। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें तब टूट गईं जब उसने देखा कि लड़की के मुंह के कोने से लार टपक रही है और वह उसे उत्सुकता से देख रही है जैसे कि किसी चीज का इंतजार कर रही हो। छोटी लड़की के चेहरे पर लार और उत्सुकता देखकर बिस्किट की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। NOWELL ओम। मुझे मत बताओ कि यह बेवकूफ लड़की मुझे खाने के बारे में सोच रही है। बिस्किट ने सोचा और अचानक एक कदम पीछे हट गया। छोटी लड़की ने बिस्किट की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की और पक्षी को ढकने वाली काली लौ को देखा, उम्मीद करते हुए कि शक्तिशाली लौ जल्द ही इस पक्षी को पका देगी और आज वह एक बड़ा भोज करेगी। विशालकाय पक्षी का कोमल मांस खाने के बारे में सोचते ही छोटी लड़की के मुंह में पानी आ गया और उसके मुंह से झरने की तरह लार बहने लगी। बिस्किट ने जो कुछ हो रहा था उसे देखकर वह अवाक रह गया और उसे लगा कि वह इस बदतमीज लड़की को जलाकर राख कर देगा। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, किसी कारण से उसकी सारी प्रवृत्तियां चीखने लगीं और उसे चेतावनी देने लगीं कि वह उस बेवकूफ दिखने वाली प्यारी छोटी लड़की के साथ खिलवाड़ न करे जो अपनी ही लौ से उसके पूरी तरह पकने का इंतजार कर रही थी। बिस्किट ने अपने शरीर को ढकने वाली लौ को निष्क्रिय करने के बारे में सोचा ताकि छोटी लड़की उसे पके हुए चिकन की तरह देखना बंद कर दे, लेकिन जब उसने छोटी लड़की की प्रत्याशा से भरी नज़र को देखा तो बिस्किट को लगा कि वह कोई मैल है जो एक छोटी लड़की के सपने को चकनाचूर करने वाला है। लड़की काली लपटों के पूरी तरह पकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अगर यह उसकी लपटों को निष्क्रिय कर देती तो क्या ये लड़की तबाह नहीं हो जाती कि पके हुए पक्षी को खाने का उसका सपना चकनाचूर हो गया। एक पल के लिए बिस्किट ने अपनी लपटों को खुद को चोट पहुंचाने देने के बारे में भी सोचा ताकि वह पक जाए और छोटी लड़की के लिए बेग चिकन बन जाए, लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, बिस्किट ने अपना सिर हिलाया और छोटी लड़की को सावधानी से देखा, ये सोचकर कि यह लड़की उस पर किस तरह का दुष्ट जादू कर रही है। ये बिस्किट था, यह एक राक्षस था और एक राक्षस के रूप में उसे इस छोटी लड़की के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, भले ही वह बहुत प्यारी थी। वह मुझे उसके प्रति सहानुभूति दिलाने के लिए किसी तरह की दुष्ट तकनीक का उपयोग कर रही होगी। बिस्किट ने सोचा और अपनी काली लपटों का उपयोग करना बंद कर दिया। हाँ, जिस क्षण उसने काली लौ का उपयोग करना बंद किया, उसने एक प्यारी सी चीख सुनी और देखा कि छोटी लड़की उसके चेहरे पर हैरान नज़र से उसे देख रही है। टिंक।
अचानक बिस्किट ने जमीन पर कुछ गिरने की आवाज सुनी और जब उसने ध्यान से देखा तो उसने देखा कि छोटी लड़की ने अपना कांटा जमीन पर गिरा दिया था। ये देखकर कि ये दुष्ट छोटी लड़की भगवान जाने कहां से एक कांटा लेकर आई है, बिस्किट के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने लड़की को ऐसे देखा जैसे वह किसी बहुत खतरनाक प्रतिद्वंद्वी को देख रहा हो। लेकिन लड़की को इस बात की परवाह नहीं थी कि काली चिड़िया उसे किस तरह देख रही है, और चिड़िया को पकाने वाली लपटों को गायब होते देख उसकी आंखों के कोनों में आंसू की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी होने लगीं। बिस्किट ने ये देखकर और भी ज्यादा पसीना बहाना शुरू कर दिया, और हालांकि वह एक राक्षस था फिर भी उसे लगा कि वह एक बदमाश है। एक पल के लिए चिड़िया के दिमाग में एक बार फिर से खुद को पकाने का विचार आया, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और लड़की को सावधानी से देखा, ये सोचकर कि वह निश्चित रूप से उस पर किसी तरह की बुरी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। जब बिस्किट ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि लड़की किस तरह की बुरी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, जबकि वह खुद को पकाने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, अचानक विस्फोट ने उसे चौंका दिया। बिस्किट ने जल्दी से विस्फोट की दिशा में देखा और देखा कि किसी कारण से लकड़ी की झोपड़ी फट गई थी। वह झोंपड़ी की ओर भागने ही वाला था कि ये देख सके कि इवान ठीक है या नहीं, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, पिताजी, उसने छोटी लड़की की घबराई हुई आवाज सुनी और उसे नष्ट हो चुकी लकड़ी की झोंपड़ी की ओर भागते हुए देखा। अध्याय 903 पिता, भाग 3। बूम। पिता। विस्फोट की आवाज सुनकर छोटी लड़की घबराई हुई आवाज में चिल्लाई और नष्ट हो चुकी झोपड़ी की ओर भागी। बिस्किट भी देखना चाहता था कि क्या हुआ, लेकिन जब उसने सुना कि छोटे शैतान ने क्या चिल्लाया तो उसका दिमाग खाली हो गया। पिता, वह उस राक्षस को पिता कह रही है। बिस्किट को पसीना आने लगा और उसने अपनी लार निगल ली। क्या इसका मतलब है कि वह उसकी बेटी है? उसने अपने चेहरे पर खौफ के भाव के साथ सोचा और राहत की सांस ली कि उसने इस बदतमीज लड़की को तब नहीं जलाया जब वह उसे खाना चाहती थी। अगर वह वाकई उसकी बेटी है और मैंने गलती से उसे जला दिया है। बिस्किट का पूरा शरीर कांप उठा और उसने कुछ दिन पहले हुए नरसंहार के बारे में सोचा। उसे यकीन था कि अगर वह वाकई उसकी बेटी है और उसने उसे जला दिया होता तो वह उन लाशों का हिस्सा बन जाती जो उसके छाया भंडार के अंदर पड़ी थीं। बिस्किट ने एक सेकंड से भी कम समय में ये सब सोचा और वह छोटी लड़की का पीछा करना चाहता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे कुछ भी न हो, लेकिन जब वह उसका पीछा करने वाला था, स्विश, एक शक्तिशाली दबाव जिसने बिस्किट के पूरे अस्तित्व को हिला दिया, उस क्षेत्र पर उतर आया। भारी दबाव के कारण काली चिड़िया जमीन पर दब गई और उसके चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए उसने अपना सिर उठाया और छोटी लड़की की ओर देखा। छोटी लड़की उस जगह के पास खड़ी थी जहां झोपड़ी हुआ करती थी। उसके चेहरे पर घबराहट का भाव था और उसके शरीर से एक काली लाल आभा निकल रही थी। ये भारी आभा क्या है जो वह छोड़ रही है? बिस्किट ने मन ही मन सोचा और खड़े होने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह छोटी लड़की से निकल रही भारी आभा के नीचे खड़ा नहीं हो सका। विस्फोट के कारण झोपड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई और पीछे 100 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा गड्ढा रह गया जो आग से भर गया था। छोटी लड़की घबराई हुई नजर से आग के गड्ढे को देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, लेकिन जब उसे आग के गड्ढे के अंदर कुछ भी नजर नहीं आया तो उसके चेहरे पर घबराहट और भी बढ़ गई और उसके शरीर से निकलने वाली आभा की तीव्रता लगभग दोगुनी हो गई। गड़गड़ाहट। अचानक मकबरे की पहली परत में एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और पहली परत के बीच में मौजूद आधा सुनहरा और आधा काला प्रकाश स्तंभ हिलने लगा। उसी समय प्रकाश स्तंभ से भी एक काला लाल दबाव निकलने लगा। प्रकाश स्तंभ से निकलने वाला दबाव छोटी लड़की से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली था और उसने पूरी पहली परत को अपनी चपेट में ले लिया, जो खुद डार्क फॉरेस्ट से भी बड़ी थी। हालांकि विसंगति के कारण पूरी पहली परत अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन छोटी लड़की ने इसकी परवाह नहीं की और आग के गड्ढे को ऐसे देखती रही जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। अचानक छोटी लड़की को गूंगी काली चिड़िया याद आ गई और उसने सोचा कि उसे आग बुझाने में मदद करने के लिए कहना चाहिए। लेकिन जब उसने पलटकर चिड़िया की तरफ देखा तो उसने देखा कि वह डर के मारे जमीन पर पड़ी है। ये देखकर छोटी लड़की उलझन में पड़ गई, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि चिड़िया उसे डर के मारे क्यों देख रही है, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन जल्द ही गायब हो गई, उसकी जगह झिझकने ले ली। जब बिस्किट ने छोटी लड़की के चेहरे पर झिझक के भाव देखे तो उसे लगा कि वह इसके बारे में चिंतित है और सोच रही है कि उसे अपनी आभा को छोड़ना बंद करना चाहिए या नहीं। ये सोचकर कि छोटी लड़की इसके बारे में चिंतित है, बिस्किट की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसके लिए अपनी एक टांग पकाने के बारे में सोचा। जब बिस्किट खुश महसूस कर रहा था तो छोटी लड़की का दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। क्या मुझे आग बुझाकर पिताजी को बचाना चाहिए, या इसे जलने देना चाहिए और इस गूंगी असहाय चिड़िया को आग के गड्ढे में फेंक देना चाहिए ताकि वह जल जाए? छोटी लड़की अपनी प्राथमिकताओं के बीच उलझी हुई थी और उसे नहीं पता था कि क्या चुनना है। उफ, मुझे क्या करना चाहिए? छोटी लड़की ने अपना सिर पकड़ लिया और उदास होकर जमीन पर बैठ गई। वह अपने पिता को बचाना चाहती थी, लेकिन साथ ही वह मूक पक्षी को खाना चाहती थी।
कितना मुश्किल चुनाव, पिता या मूक पक्षी, उसे क्या चुनना चाहिए। जैसे जैसे छोटी लड़की का अवसाद बढ़ता गया, उसके शरीर से निकलने वाली भारी आभा भी बढ़ती गई। जैसे जैसे उसकी आभा बढ़ती गई, प्रकाश का स्तंभ और भी हिलने लगा, मानो वह किसी भी क्षण टूट जाएगा। बिस्किट, जो सोच रहा था कि छोटी लड़की इसके बारे में चिंतित है, तब अवाक रह गया जब छोटी लड़की से निकलने वाली भारी आभा और भी बढ़ गई। उसे लगा कि वह इसके बारे में चिंतित है और अपनी आभा को वापस लेने की योजना बना रही है, लेकिन ये देखकर कि उसके शरीर से निकलने वाली काली लाल आभा और भी बढ़ गई, उसे संदेह होने लगा कि कहीं उसने उसे गलत तो नहीं समझ लिया। क्या वह मेरे बारे में चिंतित नहीं है? बिस्किट ने सोचा, लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर हिला दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह मेरे बारे में चिंतित न हो। मैं बिस्किट हूँ, मैं बहुत सुंदर पक्षी हूँ। लोगों के लिए मेरे बारे में चिंता न करना असंभव है। हालांकि वास्तविकता उसके सामने थी, बिस्किट इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। वह इनकार कर रहा था। जबकि बिस्किट खुद को सांत्वना दे रहा था, छोटी लड़की भी अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह अपना फैसला लेने वाली थी, छोटी लड़की को कुछ महसूस हुआ और उसने अपने पीछे देखा। जब उसने पीछे देखा तो उसकी गहरी पन्ना हरी आंखें एक व्यक्ति की काली आंखों से मिलीं, जो उससे कुछ दूरी पर खड़ा था, और उसका दिमाग खाली हो गया। लेकिन उसके दिमाग की खाली अवस्था ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि जल्द ही उसके चेहरे पर एक खुशी भरी नजर आ गई। छोटी लड़की जमीन से उठी और काली आंखों वाले व्यक्ति की ओर दौड़ने लगी। पिता, अध्याय 904। पिता, भाग 4। इवान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक विशाल गड्ढे के बीच में पड़ा पाया, जो आग के समुद्र से घिरा हुआ था। हालांकि वह आग की लपटों से घिरा हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहा था और गर्मी से प्रभावित नहीं था। उसने खुद को देखा और देखा कि उसका शरीर प्रिज्मीय अग्नि की नीली आग में ढका हुआ था, जो उसे आग के उच्च तापमान से बचा रहा था। ऐसा लगता है कि प्रिज्मीय अग्नि अपने आप सक्रिय हो गई, ये सोचकर कि मैं खतरे में हूं। इवान ने मन ही मन सोचा। उसे लगा कि प्रिज्मीय अग्नि की अपनी चेतना हो सकती है। हालांकि वह प्रिज्मीय अग्नि के बारे में अपने अनुमान की पुष्टि करना चाहता था, लेकिन उसने कुछ समय के लिए इसे अपने दिमाग में वापस लाने का फैसला किया और खड़ा हो गया। खड़े होने पर उसने देखा कि वह जले हुए पुआल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। ये पुआल का बिस्तर, क्या ये वह बिस्तर नहीं है जिसे मैंने झोपड़ी में प्रवेश करने से पहले देखा था? इवान ने धीमी आवाज में कहा। मुझे मत बताओ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह इस बिस्तर की वजह से था। इवान ने बिस्तर को अपने हाथों से छुआ, ये देखने के लिए कि क्या इसमें कुछ खास है, लेकिन जब उसने इसे छुआ तो जला हुआ पुआल का बिस्तर राख में बदल गया और पूरी तरह से टूट गया। इवान अवाक रह गया जब उसने बिस्तर को राख में बदलते देखा, लेकिन अचानक उसकी नज़र पुआल के बिस्तर के नीचे खींचे गए एक जादुई घेरे पर पड़ी। जादुई घेरा भी नष्ट हो गया था और उसके कुछ हिस्से ही बचे थे। इवान जादुई घेरे के बचे हुए हिस्सों से बहुत ही कम ऊर्जा तरंगों को निकलता हुआ महसूस कर सकता था, और अगर उसका अनुमान सही था तो विशाल गड्ढे और आग के पीछे का कारण इस जादुई घेरे का विनाश था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथ पहले जो कुछ भी हुआ वह इस जादुई घेरे से जुड़ा हुआ है। इवान ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नज़र से कहा, क्योंकि उसे पहले देखी गई चीज़ें याद आ रही थीं। अब मुझे समझ में आया कि उस समय मेरा ब्लडलस्ट कौशल रीपर के क्रोध कौशल में क्यों विकसित हुआ। उसने सोचा और गहरी सांस ली। उसने अपने चारों ओर देखा और आग के गड्ढे को देखकर अब उसे यकीन हो गया कि इस झोपड़ी को बनाने वाला कौन है। अरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी अभी एक बहुत ही घटिया अंत वाली हॉरर फिल्म देखी है। इवान ने अपनी भौहें रगड़ते हुए मन ही मन सोचा। वह काली आकृति, उसने धीमी आवाज में कहा जब वह उस काली आकृति के बारे में सोच रहा था जिसे उसने अपने अपार्टमेंट और अस्पताल में देखा था, और उसकी आंखें खतरनाक रोशनी से चमक उठीं। वह आकृति किसी तरह से दुनिया की इच्छा से संबंधित होनी चाहिए। टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा ने मुझसे कहा कि यदि मैं विश्व की इच्छा से जुड़ना चाहता हूं तो मुझे यूटोपिया की निषिद्ध भूमि पर जाना होगा। इवान ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए कहा। पहले जो हुआ था उसकी वजह से अब उसे कई ऐसी बातें समझ में आ गई हैं जो पहले उसके लिए रहस्य थीं, लेकिन साथ ही उसे कई और नई चीजें भी मिली जो उसे सिरदर्द दे रही थीं। उदाहरण के लिए, अब उसे यकीन हो गया था कि धरती पर उसकी मौत और अरोड़ा दुनिया में उसका स्थानांतरण संयोग नहीं था, और वे उस काली आकृति से संबंधित थे जिसे उसने पहले देखा था। वह ये भी जानता था कि जब वह धरती पर पैदा हुआ था तो उस काली आकृति ने उसके साथ कुछ किया था, लेकिन सवाल यह था कि उस समय उसने क्या किया था। उसने उसे अस्पताल में एक कौशल या कुछ इसी तरह का प्रयोग करते हुए देखा, और उस समय उसकी छाती पर एक जादुई चक्र दिखाई दिया। इवान ने उसकी छाती को छुआ, लेकिन अभी के लिए उसकी छाती पर केवल रून ऑफ इवोल्यूशन था और कुछ नहीं। जब इवान उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो उसने देखी थी, खासकर वे चीज़ें जो उसने बिल्कुल अंत में देखी थीं, गड़गड़ाहट,
पूरा अग्निकुंड हिलने लगा। इवान ने जब कंपन महसूस किया तो उसने भौहें ऊपर उठाईं और सोचा कि कोई राक्षस उसकी ओर आ रहा है, लेकिन यह विचार जल्द ही गायब हो गया जब उसने देखा कि धधकते गड्ढे से आधा सुनहरा और आधा काला प्रकाश स्तंभ जो आकाश को चीर रहा था, हिल रहा था। उसी समय जब प्रकाश स्तंभ से शक्तिशाली काली लाल आभा निकली तो इवान को पता नहीं क्यों लेकिन उसे इसके साथ परिचित होने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे स्तंभ से निकलने वाली आभा उसका हिस्सा थी। इस परिचित होने की भावना के कारण भले ही आभा बहुत भारी थी, इवान को असहज महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत उसकी आत्मा बहुत तरोताजा महसूस कर रही थी, जैसे कि उसे आखिरकार कुछ ऐसा मिल गया हो जो लंबे समय से गायब था। यह अजीब एहसास क्या है? इवान ने भौहें ऊपर उठाईं और आग के गड्ढे से बाहर कूदने वाला था, लेकिन जब वह बाहर कूदने वाला था तो उसे अचानक एक ऐसी आभा महसूस हुई जो गड्ढे के बाहर से प्रकाश स्तंभ से निकल रही थी। परिचित आभा के दूसरे स्रोत को महसूस करते हुए इवान एक पल के लिए रुक गया और भले ही वह उससे परिचित महसूस कर रहा था, फिर भी उसने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। उसने प्रिज्मीय अग्नि का उपयोग करके लाल आग की एक छोटी सी गेंद बनाई और इसकी शक्ति की पुष्टि करने के बाद वह बाहर कूद गया। जैसे ही वह बाहर कूदा, पहली चीज जो उसकी नज़र में आई वह थी बिस्किट, जो भारी आभा को सहन नहीं कर सकी और जमीन पर दब गई। बिस्किट की हालत देखकर इवान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने जल्दी से भारी आभा के स्रोत की ओर देखा, लेकिन जब उसकी नज़र भारी आभा के स्रोत पर पड़ी तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। एक छोटी लड़की यहाँ क्या कर रही है? इवान ने अपने चेहरे पर एक हैरान नज़र के साथ सोचा, क्योंकि उसने एक छोटी लड़की को अपना सिर पकड़े हुए जमीन पर बैठे देखा जैसे कि वह किसी चीज़ से परेशान हो। अचानक छोटी लड़की ने उसकी नज़र को महसूस किया और उसकी दिशा में देखा। जैसे ही उसकी नज़र छोटी लड़की की पन्ना हरी आंखों से मिली, किसी कारण से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पूछने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि वह कौन है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, छोटी लड़की खुशी से उसके चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी ओर दौड़ने लगी और कुछ ऐसा चिल्लाया जिससे उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। पिताजी। अध्याय 905 अलारा भाग 1। अग्निकुंड से बाहर आने के बाद इवान उस छोटी लड़की को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिख रही थी। अगर उसके शरीर से निकलने वाली भारी आभा न होती तो वह उसे एक साधारण मानव बच्ची समझ लेता जो किसी तरह मकबरे की पहली परत में घुस गई थी। हालांकि वह एक सामान्य छोटी लड़की लग रही थी और उसकी भारी आभा उसे प्रभावित नहीं कर रही थी, फिर भी इवान उसे लाल आग के गोले से उड़ाने के लिए तैयार था अगर उसे कुछ भी संदिग्ध दिखाई देता। जब उनकी नज़रें मिली और वह अचानक उसकी ओर दौड़ने लगी तो इवान ने लगभग उस पर लाल आग का गोला फेंक दिया। लेकिन पिताजी। जब उसने सुना कि छोटी लड़की उसे क्या कह रही है, पफ, उसके हाथ में पकड़ा हुआ लाल आग का गोला धुएं के गुबार में गायब हो गया और उसका दिमाग खाली हो गया। छोटी लड़की उत्साह से उसकी ओर दौड़ी और उस पर कूद पड़ी। छोटी लड़की ने उसे क्या कहा, इस वजह से इवान को पता भी नहीं चला कि वह उसकी ओर कूद पड़ी। जब लड़की कोआला की तरह उससे चिपक गई तभी उसे होश आया और उसने नीचे देखा। हे। नीचे देखने पर उसने देखा कि लड़की बेवकूफ़ी से मुस्कुरा रही थी और अपने गालों को उसकी छाती पर रगड़ रही थी। क्या है ये प्यारा जीव? इवान छोटी लड़की से दूर हटना चाहता था, लेकिन जब उसने उसे मुस्कुराते हुए और बिल्ली की तरह व्यवहार करते देखा तो उसे लगा जैसे उसके दिल पर कोई अदृश्य तीर लग गया हो। धीरे धीरे छोटी लड़की से निकलने वाली काली लाल आभा कम होने लगी और कुछ ही सेकंड में वह सामान्य हो गई। यहाँ तक कि पहली परत के बीच में स्थित आधे सुनहरे और आधे काले प्रकाश का स्तंभ भी हिलना बंद हो गया और मकबरे की पहली परत आखिरकार अपनी पिछली शांत अवस्था में लौट आई। जब इवान ने ये देखा तो उसकी भौहें तन गईं, क्योंकि भारी आभा के बिना छोटी लड़की वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति की तरह लग रही थी। उसके अंदर दुनिया के सार या वैचारिक ऊर्जा का कोई संकेत नहीं था और यहाँ तक कि उसका शरीर भी बहुत कमजोर लग रहा था, बिल्कुल एक सामान्य 10 वर्षीय बच्चे की तरह। पापा, मुझे आपकी याद आती है। इवान छोटी लड़की की आवाज़ सुनकर अपने विचारों से बाहर आया और उसने देखा कि वह उसे आंसू भरी आंखों से देख रही थी। उसकी आंसू भरी आंखों को देखकर उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसे लगा कि अगर वह कुछ ऐसा कहे कि तुम कौन हो या क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, कुछ बुरा हो सकता था। इसके अलावा किसी कारण से उसे उसके साथ गहरा जुड़ाव महसूस हुआ और वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसकी उम्मीद भरी आंखों को देखकर उसने अंदर ही अंदर आह भरी और अपना सिर हिलाया। चलो अभी के लिए प्रवाह के साथ चलते हैं और मैं उसे और अधिक सहज बनाने के बाद धीरे धीरे और जानकारी मांगूंगा। इवान ने सोचा और ऐसा व्यवहार करने का फैसला किया जैसे कि वह वास्तव में उसका पिता हो। मुझे भी तुम्हारी याद आती है, उसने उसके सिर को थपथपाते हुए कहा। इवान वास्तव में थोड़ा हैरान था जब उसने ये शब्द कहे, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से ऐसे निकले जैसे कि वह वास्तव में ऐसा कहना चाहता था। इवान की बात सुनकर छोटी लड़की ने उसके चेहरे पर एक खाली भाव के साथ उसे देखा। उसके भाव देखकर इवान असहज महसूस करने लगा और उसे लगा कि उसे एहसास हो गया है कि वह उससे झूठ बोल रहा है।
क्या? हालांकि वह अंदर से पसीना बहा रहा था, ये सोचकर कि वह जानती थी कि वह उससे झूठ बोल रहा है, फिर भी उसने शांत स्वर में पूछा, अगर तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम इतने दिनों तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? छोटी लड़की ने आंसू भरी आंखों से पूछा। जब इवान ने उसकी बात सुनी तो किसी कारण से उसे बहुत अपराध बोध हुआ और वह कुछ भी नहीं बोल पाया। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर कहीं चली गई हो। छोटी लड़की ने घुटी हुई आवाज में कहा और रोने लगी। मैं बहुत अकेली थी, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं ढूंढ पाई। पहली परत के बीच में स्थित प्रकाश का स्तंभ एक बार फिर हिलने लगा और इससे उत्पन्न कंपन पहले से कहीं अधिक मजबूत थे। हालांकि स्तंभ की विसंगति के कारण पूरी पहली परत हिल रही थी, लेकिन इवान ने इसकी परवाह नहीं की और उस छोटी लड़की को देखा जो उसकी बाहों में रो रही थी। ये कैसा एहसास है, उसने सोचा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को कुचल रहा हो जब उसने उसे रोते हुए देखा। लेकिन जिस तरह से वह रो रही थी, उसे देखकर उसने सब कुछ सोचना बंद कर दिया और जो शब्द उसके दिमाग में आए उन्हें बोल दिया। मुझे खेद है। इवान की बात सुनकर लड़की और भी जोर से रोने लगी। उसका रोना अकेलेपन से भरा था, मानो वह अपनी सारी भावनाओं को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। इवान ने जब उसकी रोने की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत रहने की पूरी कोशिश की। मुझे खेद है कि मैं तुमसे पहले नहीं मिल पाया, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसने उसकी पीठ थपथपाते हुए कोमल स्वर में कहा। उसकी बात सुनकर छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया और अपनी क्रिस्टल जैसी हरी आंखों से उसे देखा। सच में? उसकी आशा भरी आंखों को देखकर इवान ने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे। सच में? अब तुम चाहो तो भी मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती, छोटी लड़की ने कहा और उसे और कसकर गले लगा लिया। जैसे ही उसकी भावनाएं शांत हुईं, प्रकाश का स्तंभ जो जोर से हिल रहा था वह भी एक बार फिर सामान्य हो गया। इवान ने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ स्तंभ और अपनी बाहों में छोटी लड़की की ओर देखा। उसके लिए प्रकाश के स्तंभ और छोटी लड़की के बीच संबंध को न देखना असंभव था, लेकिन उसे अभी इसकी परवाह नहीं थी। कुछ मिनटों के बाद छोटी लड़की आखिरकार शांत हो गई, लेकिन वह अभी भी कोआला की तरह उससे चिपकी हुई थी। ये देखकर कि छोटी लड़की आखिरकार रो नहीं रही थी, इवान ने राहत की सांस ली और थोड़ा मुस्कुराया। वह बिस्किट की ओर चला गया, जो लड़की से निकलने वाली भारी आभा के गायब होने के बाद आखिरकार जमीन से उठ खड़ा हुआ और उससे कुछ दूरी पर जमीन पर बैठ गया। बैठने के बाद उसने लड़की को देखा और एक पल के बाद अपना मुंह खोला। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अध्याय 906 अलारा भाग 2। तो तुम्हारा नाम अलारा है? इवान ने अपनी गोद में बैठी छोटी लड़की के सिर को थपथपाते हुए कहा। अलारा ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और उलझन में उसकी ओर देखा। पिताजी, आप मुझसे मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप इसे भूल गए? बिल्कुल नहीं, मैं आपका नाम कैसे भूल सकता हूँ? मैंने पूछा क्योंकि मैं आपके मुंह से आपका नाम सुनना चाहता था, इवान ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। ओह, हे। अलारा को नहीं पता था कि वह उससे उसका नाम क्यों सुनना चाहता था, लेकिन उसने परवाह नहीं की और खुशी से हंस पड़ी। उसे खुशी से हंसते हुए देखकर इवान को लगा कि वह एक बदमाश है जो एक बच्चे को धोखा दे रहा है। लेकिन उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह वास्तव में उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अचानक उसने देखा कि अलारा समय समय पर बिस्किट को देख रही थी और अपनी लार टपका रही थी। जब भी अलारा उसे देखती, बिस्किट, जो उनसे कुछ ही दूरी पर बैठा था, कांपने से खुद को नहीं रोक पाता था। बिस्किट के व्यवहार और अलारा की भूखी निगाहों को देखकर वह अवाक रह गया। मुझे मत बताओ कि वह बेचारी बिस्किट को खाना चाहती है, इवान ने मन ही मन सोचा, और जब उसने बिस्किट के पूरे शरीर को हिलते हुए देखा तो वह मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। ये स्पष्ट था कि रैंक 3 राक्षस उससे डरता था। पिताजी, इवान ने अलारा की ओर देखा जिसने अभी अभी उसे पुकारा था। भूखा, उसने अपना पेट सहलाते हुए कहा। इवान ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें झपकाईं और उसकी प्रत्याशा से भरी नजर देखकर उसे लगा जैसे उसका दिल पिघल रहा है। बिना कुछ सोचे उसने अपना सिर उठाया और तीखी आंखों से बिस्किट को देखा। अलारा की बात सुनकर और जिस तरह से इवान उसे देख रहा था, बिस्किट तुरंत खड़ा हो गया और अपने पंख उनकी दिशा में हिलाए जैसे कि उनसे 1 मिनट रुकने के लिए कह रहा हो। कुछ देर तक अपने पंख हिलाने के बाद वह पलटा और वहां से उड़ गया। बिस्किट के वहां से उड़ जाने पर अलारा ने आश्चर्यचकित स्वर में चिल्लाते हुए कहा और इवान की ओर चिंता भरी निगाहों से देखा। चिंता मत करो, ये जल्द ही वापस आ जाएगा, इवान ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, और उसे यह समझ में नहीं आया कि बिस्किट क्या योजना बना रहा है। इससे पहले उसने उसे तीखी निगाहों से देखा क्योंकि वह उससे कहना चाहता था कि वह अपनी लपटों का उपयोग करके अलारा के लिए कुछ पकाए। उसके छाया भंडार के अंदर कई राक्षसों के शरीर थे, इसलिए भोजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि वह उससे कुछ पकाने के लिए कह पाता, वह वहां से भाग गया जैसे कि उसका जीवन उसी पर निर्भर करता हो।
वैसे अलारा, तुम यहाँ कितने समय से रह रही हो? इवान ने बिस्किट की बात को अपने दिमाग से निकाल दिया और एक कोमल आवाज में पूछा। कितने समय से? इवान की बात सुनकर अलारा ने उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई और अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, बहुत समय हो गया है इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है, उसने उदास आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर इवान को और भी अधिक दोषी महसूस हुआ और उसने उसके सिर पर थपथपाया। मैं समझ गया, उसने कहा और विषय बदल दिया। तो तुम इतने समय से यहाँ क्या कर रही थी? इवान की बात सुनकर अलारा ने गर्व से भरा भाव दिखाया और अपनी छाती थपथपाई। मैं पिता के आदेश का पालन कर रही थी और उस स्थान की रखवाली कर रही थी, उसने प्रकाश के स्तंभ की ओर इशारा करते हुए कहा। उस जगह की रखवाली कर रहे हैं? इवान ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं लेकिन शांत स्वर में पूछा। तुम किससे उस जगह की रखवाली कर रहे थे? राक्षस, वहां बहुत से राक्षस घुसना चाहते हैं लेकिन मैंने किसी को भी वहां घुसने नहीं दिया, अलारा ने अपने चेहरे पर गर्व भरी नज़र से कहा और उसे ऐसे भाव से देखा जैसे कह रहा हो, मेरी प्रशंसा करो। इवान ने जब ये देखा तो मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। अलारा सबसे अच्छी है। हे। अलारा ने इवान की बात सुनकर खुशी से मुस्कुराए और उसके करीब आ गई। रखवाली और राक्षस हो? इवान ने प्रकाश के स्तंभ की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम जानते हो कि प्रकाश के उस स्तंभ के अंदर क्या है? उसने एक पल बाद पूछा। अलारा ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और अनिश्चित स्वर में कहा। तुमने मुझे प्रकाश के खंभे के अंदर कभी न जाने को कहा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, लेकिन जब भी मैं उस खंभे के करीब जाता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है। कोई तुम्हें बुला रहा है? इवान ने अलारा की बात सुनकर भौहें चढ़ा दी क्योंकि उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। हालांकि यह एहसास बहुत अस्पष्ट था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि खंभे के अंदर कुछ उसे बुला रहा है। उसने अपनी गोद में बैठी छोटी लड़की को देखा और उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ। प्रकाश के खंभे की तरह ही उसे अलारा से भी वैसा ही एहसास हो रहा था जैसे वह उसका ही हिस्सा हो। जब उसने पहली बार उसकी भारी काली लाल आभा को महसूस किया तो उसे लगा कि उसने खुद का एक हिस्सा पा लिया है जो लंबे समय से गायब था। पिताजी, इवान अपने विचारों से बाहर आया जब अलारा ने उसकी आस्तीन खींचते हुए उसे बुलाया। क्या हुआ अलारा? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा जब उसने देखा कि उसके हाव भाव थोड़े अस्वाभाविक थे। क्या तुम वहां जाने की योजना बना रही हो? उसने प्रकाश के स्तंभ को देखते हुए धीमी आवाज में पूछा। इवान उसके अस्वाभाविक भाव के कारण थोड़ा भ्रमित था, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह वहां जाने की योजना बना रहा था। उसे अपना सिर हिलाते हुए देखकर अलारा घबरा गई और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम वहां नहीं जा सकते? उसकी बात सुनकर इवान ने तुरंत जवाब नहीं दिया और उसे शांति से देखा। कुछ सेकंड के बाद उसने अपना मुंह खोला और पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मुझे वहां क्यों नहीं जाना चाहती? अलारा इवान की बात सुनकर झिझकी, लेकिन उसके शांत चेहरे को देखकर उसने एक गहरी सांस ली और अनिश्चित आवाज में बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम वहां जाओ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम वहां गए तो मैं तुम्हें एक बार फिर खो दूंगी। अलारा की बात सुनकर इवान ने भौहें उठाईं, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें चिंता है कि वहां इकट्ठा हुए राक्षस मुझे चोट पहुंचाएंगे? उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। अलारा ने इवान की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और बस नीचे की ओर देखा। इवान ने ये देखकर अपना सिर हिलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राक्षसों की चिंता मत करो, वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सच में? अलारा ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए पूछा। सच में? इवान ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। इवान की बात सुनकर अलारा ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इवान अलारा के साथ अपनी बातचीत जारी रखने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे बिस्किट की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान को देखते ही वह पूरी तरह से अवाक रह गया। ये बेवकूफ पक्षी। अध्याय 907 अंकल। इवान जमीन पर बैठा था, अपने चेहरे पर अवाक भाव के साथ अपने सामने कैंपफायर को देख रहा था। कैंपफायर के पास बिस्किट अपनी दो पतली छड़ी जैसी टांगों पर खड़ा था और अपने पक्षी जैसे चेहरे पर गंभीर भाव के साथ मांस का एक बड़ा टुकड़ा भून रहा था। NOVBJNN। समय समय पर यह अपने पंखों का उपयोग करके मांस की स्थिति को सभी दिशाओं से पकाने के लिए बदलता था और इवान को देखता था, या अधिक विशेष रूप से उस छोटी लड़की को जो उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसकी गोद में बैठी थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए पीक्रैंक 2 राक्षस का स्वादिष्ट मांस पका रहा हूँ, इसलिए मुझे खाने के बारे में भूल जाओ, ठीक है? जब वह समय समय पर छोटी लड़की को देखता था तो उसके भाव यही कह रहे थे। इवान का मुंह अनियंत्रित रूप से फड़कने से नहीं रोक सकता था जब उसने ये दृश्य देखा और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। रैंक 3 के राक्षस को एक नम्र मुर्गे की तरह व्यवहार करते हुए और चेहरे पर दरी हुई नज़र के साथ एक छोटी लड़की के लिए खाना बनाते हुए देखना वाकई एक अजीब दृश्य था।
मुझे उम्मीद है कि यह अन्य राक्षसों का सामना करते समय काय की तरह व्यवहार नहीं करेगा। इवान ने अंदर से आह भरी और प्रकाश के स्तंभ की ओर देखा। इसकी शक्तिशाली लपटों के कारण बिस्किट को शीर्ष रैंक 2 राक्षस के मांस को पूरी तरह से पकाने में केवल कुछ मिनट लगे। एक बार जब मांस पक गया तो उसने तुरंत उसे छोटे शैतान के सामने ला दिया, जिसका मुंह पहले से ही झरने में बदल चुका था। इवान ने अपने चेहरे पर तटस्थ भाव के साथ अपने सामने पूरी तरह से पके हुए सुनहरे भूरे रंग के मांस के टुकड़े को देखा। हालांकि मांस स्वादिष्ट लग रहा था और इसकी महक बहुत अच्छी थी, फिर भी उसे इसे खाने का मन नहीं कर रहा था। उस घटना को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी खाने की भूख खत्म हो गई है। इवान ने अपने चेहरे पर एक जटिल भाव के साथ सोचा, क्योंकि उसे कुछ चीजें याद आ रही थीं जो उसने पहले देखी थीं। मकबरे से निकलने के बाद मैं दानव साम्राज्य में जाकर देखूंगा कि क्या वे अभी भी जीवित हैं, और अगर वे अभी भी जीवित हैं, उसने खुद से कहा, और एक पल के लिए उसकी आंखें पूरी तरह से बर्फ की तरह ठंडी हो गईं, जैसे कि वह शापित व्यक्ति की उपाधि के प्रभाव में था। पिताजी। हालांकि एलोरा का मुंह खाने की स्वादिष्ट गंध के कारण झरने में बदल गया था, फिर भी उसने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे कि उसकी अनुमति मांग रही हो। एलोरा की बात सुनकर इवान ने अन्य चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया और अपना सिर हिलाया। चलो, तुम्हारे चाचा बिस्किट ने तुम्हारे लिए इसे बहुत प्यार से पकाया है। भोजन के लिए उनका धन्यवाद करना मत भूलना। चाचा बिस्किट। उसकी बात सुनकर एलोरा ने उसे असमंजस में देखा। इवान ने अपना सिर हिलाया और समझाया, यहाँ ये पक्षी तुम्हारे चाचा बिस्किट हैं। वे पिता के साथी हैं, इसलिए उन्हें खाने के बारे में मत सोचो, ठीक है। इवान को नहीं पता था कि एलोरा की उम्र कितनी है, लेकिन वह बता सकता था कि उसका दिमाग पर्याप्त विकसित नहीं था। वह हजारों साल की हो सकती है और उसका शरीर 10 साल के बच्चे जैसा दिख सकता है, लेकिन उसका दिमाग 4 या 5 साल के बच्चे जैसा था। उसकी पिछली नज़र से वह बता सकता था कि वह बिस्किट को ऐसे देख रही थी जैसे कि वह खाना हो। यह अभी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भविष्य में यह एक बड़ी समस्या बन सकती थी। क्या होगा अगर भविष्य में उसका सामना किसी उच्च स्तरीय राक्षस से हो और उससे भागने के बजाय वह उसे खाना समझे और उसे काटने या पकाने का फैसला करे, भले ही वह उससे कमज़ोर हो। वह उसकी मानसिकता बदलना चाहता था, इसलिए उसने बिस्किट के प्रति उसके व्यवहार को बदलने का फैसला किया, जो उसकी चापलूसी कर रहा था, जैसे कि उसका जीवन उसी पर निर्भर करता हो। ओह। इवान की बात सुनकर एलोरा ने अपना सिर हिलाया और बिस्किट की तरफ देखा। धन्यवाद बिस्किट अंकल। इवान के कहे अनुसार उसने काली चिड़िया को धन्यवाद दिया, फिर उसके द्वारा पकाए गए मांस का एक निवाला खाया। दूसरी ओर इवान की बात सुनकर बिस्किट दंग रह गया। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसके माथे पर काली नसें उभर आतीं। अंकल, तुम किसे अंकल कह रहे हो, कमीने? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं एक महिला हूँ? मैं आंटी हूँ, अंकल नहीं। इवान द्वारा अंकल कहे जाने पर बिस्किट को बहुत गुस्सा आया और वह उसे अपनी काली लपटों में जला देना चाहती थी। पहले तो तुमने मुझे बिस्किट जैसा घटिया नाम दिया और अब तुम मेरा लिंग भी बदलना चाहते हो। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे ऐसा व्यवहार मिला? बिस्किट गुस्से से भर गया और चुपचाप रोने के लिए एक कोना ढूंढना चाहता था। इवान ने देखा कि बिस्किट उसे आंसू भरी आंखों से देख रहा था, इसलिए उसने भौहें ऊपर उठाईं। क्या वह इस बात से दुखी है कि मैंने उसे अपना साथी कहा और एलोरा की शिकारी निगाहों से उसे बचाया, इसलिए वह खुशी के कारण रो रहा है? इवान ने मन ही मन सोचा और पक्षी की दिशा में अपना हाथ लहराया, जैसे कि उसे बता रहा हो, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यह अच्छी बात थी कि बिस्किट खेती की दुनिया से नहीं था और उसके पास एक विशेष अंग नहीं था, जिसका उपयोग खेती के उपन्यासों के लोग गुस्सा होने पर खून थूकने के लिए करते हैं। अन्यथा इवान को हाथ हिलाते देखकर वह निश्चित रूप से गुस्से में अपना लगभग सारा खून थूक देती। अरे, मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ? बिस्किट इवान को पीटना चाहती थी, लेकिन उसका सोल एसेंस उसके नियंत्रण में था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। इवान ने हाथ हिलाने के बाद बिस्किट की परवाह नहीं की, क्योंकि वह अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। एलोरा के अनुसार प्रकाश के स्तंभ के चारों ओर कई शक्तिशाली राक्षस होंगे। उसने सोचा, जैसे वह प्रकाश के आधे सुनहरे और आधे काले स्तंभ को देख रहा हो। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह के राक्षसों का सामना करूंगा, लेकिन मुझे वहां जाने से पहले पूरी तरह से तैयारी करनी होगी। इवान ने एलोरा के भोजन खत्म करने का इंतजार किया, और भले ही वह जो मांस खा रही थी वह शीर्ष रैंक 2 राक्षस का था, उसने इसे आसानी से खा लिया जैसे कि यह सामान्य भोजन हो। वह वास्तव में सामान्य नहीं है, इवान ने सोचा और अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि सामान्य लोगों के लिए शीर्ष रैंक 2 राक्षस का मांस खाना असंभव है। क्या तुम्हें और चाहिए? इवान ने अपना भोजन खत्म करने के बाद अपना मुंह पोंछते हुए पूछा। इवान की बात सुनकर एलोरा ने अपना सिर हिलाया और अपने चेहरे पर संतुष्टि भरी नज़र के साथ अपने पेट को सहलाया। भरा हुआ। इवान ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। चूंकि तुम्हारा पेट भर गया है तो चलो, हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। अध्याय 908 एक ड्रैगन। हम कहाँ जा रहे हैं, एलोरा?
इवान ने उस छोटी लाल बालों वाली लड़की से पूछा जो अपने अंकल बिस्किट को एक निश्चित दिशा में ले जा रही थी। पहले इवान ने मानचित्र पर चिन्हित टाइम लिक्विड के स्थान पर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन आधे रास्ते में एलोरा ने उससे कहा कि वह उसे कुछ दिखाना चाहती है और उन्होंने अपनी उड़ान की दिशा बदल दी। बस थोड़ा इंतजार करो पिताजी, हम वहां पहुंचने वाले हैं, एलोरा ने उत्साहित स्वर में कहा क्योंकि उसने बिस्किट के कानों को जॉयस्टिक की तरह दाईं ओर खींचा और पक्षी ने धीरे धीरे अपनी दिशा बदली जैसे कि वह एक हवाई जहाज हो। इवान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका जब उसने देखा कि वह बिस्किट को भोजन की तरह नहीं देख रही थी और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। उसने उस दिशा में देखा जिस ओर एलोरा उन्हें ले जा रही थी और दूरी में उसने एक संरचना की रूपरेखा देखी, लेकिन उनके बीच की दूरी के कारण वह ठीक से नहीं समझ पाया कि यह क्या है। क्या वह चाहती है कि हम वहां जाएं? इवान ने जब संरचना की रूपरेखा देखी तो मन ही मन सोचा। उसने अपने शैडो स्टोरेज से कार्नेज को बाहर निकाला और उसके फोकस कौशल के कारण उसकी दृष्टि तुरंत बेहतर हो गई। लेकिन कार्नेज के फोकस कौशल के साथ भी वह संरचना को ठीक से नहीं देख पा रहा था। यह महसूस करते हुए कि फोकस कौशल पर्याप्त नहीं था, उसने हॉक आई कौशल को भी सक्रिय किया जिससे उसकी दृष्टि और बेहतर हो गई। फोकस कौशल को हॉक आई के साथ मिलाकर वह आखिरकार संरचना के बाहरी डिजाइन को देखने में सक्षम हो गया। क्या वह ड्रैगन है? इवान ने संकुचित आंखों से सोचा क्योंकि उसने एक सुनहरे रंग की संरचना देखी जो पश्चिमी ड्रैगन जैसी थी। दूर होने और केवल अपने कौशल के माध्यम से देखने के बावजूद उसने संरचना के चारों ओर एक राजसी आभा महसूस की। क्या वह ड्रैगन संरचना रैंक 6 ड्रैगन से संबंधित है जिसे इसके निर्माण के दौरान मकबरे के अंदर मार दिया गया था? सीड से इवान ने प्रवेश करने से पहले प्राचीन के मकबरे के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, इसलिए वह जानता था कि इस क्षेत्र को बनाने के लिए मारे गए प्राणियों में एक रैंक 6 ड्रैगन भी था। और दूरी पर एक ड्रैगन जैसी विशाल संरचना को देखकर उसे लगा कि यह इससे संबंधित हो सकता है। एक रैंक 6 ड्रैगन हो, ये सोचकर कि संरचना एक शक्तिशाली ड्रैगन से संबंधित हो सकती है, इवान की रुचि बढ़ गई और उसने कार्नेज को दूर कर दिया। अपने कौशल का उपयोग बंद करने के बाद उसने दूरी की गणना की और अनुमान लगाया कि वे लगभग 1 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही बिस्किट संरचना की ओर बढ़ना जारी रखता है, इवान अपनी स्थिति विंडो खोलता है और उसे देखता है। शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 24.20%। इवान को झील के उस क्षेत्र को छोड़े हुए 2 दिन हो चुके थे जहां झोपड़ी स्थित थी। इन 2 दिनों के दौरान उसने शून्य ऊर्जा की अपनी समझ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वह अपना डोमेन बना सके। नवंबर LBJNN। हालांकि जैसे जैसे वह 25% के निशान के करीब पहुंचता गया, उसकी समझ बढ़ाने की कठिनाई बहुत बढ़ गई और इन 2 दिनों में वह इसे केवल 0.20% तक बढ़ाने में सफल रहा। इस दर पर अगर मुझे 25% मार्क तक पहुंचना है तो मुझे 8 और दिन चाहिए, इवान ने सोचा और अंदर ही अंदर आह भरी क्योंकि यह गति बहुत धीमी थी। मैं ऑक्टेवियस से मेरे लिए कुछ औषधि बनाने के लिए कह सकता हूं जो इस संबंध में मेरी मदद कर सकती है, लेकिन कीमिया करने के लिए उसे लाखों उच्च स्तरीय सार पत्थरों की ऊर्जा का उपयोग करना होगा और इस तरह की असामान्यता निश्चित रूप से राक्षसों का ध्यान आकर्षित करेगी। अगर वह तीसरी या दूसरी परत में होता तो उसे राक्षसों का ध्यान आकर्षित करने की परवाह नहीं होती, लेकिन पहली परत में कई मध्य स्तर और शीर्ष रैंक 3 राक्षस थे और वह बिना किसी कारण के उनका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। एलोरा के साथ भी उच्च स्तरीय राक्षसों के झुंड को रोकना आसान नहीं होगा, इवान ने बिस्किट के सिर के ऊपर बैठी छोटी लड़की को देखते हुए सोचा। हालांकि एलोरा ने उसे बताया कि वह अक्सर राक्षसों से लड़ती थी और उन्हें प्रकाश के स्तंभ के अंदर प्रवेश करने से रोकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे लग रहा था कि यह मामला उतना सरल नहीं था जितना उसने कहा था, इसलिए वह राक्षसों से लड़ने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जैसे ही बिस्किट संरचना की ओर उड़ गया, इवान शून्य ऊर्जा के बारे में अपनी समझ बढ़ाने की कोशिश करता रहा। संरचना की ओर जाते समय उन्हें कई राक्षसों का सामना करना पड़ा। अधिकांश समय उन्होंने राक्षसों को अनदेखा किया और उनसे बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन कभी कभी कुछ राक्षस उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्हें उनसे लड़ना पड़ता था। सौभाग्य से एलोरा के मार्गदर्शन में उन्हें शुरुआती स्तर के रैंक 3 से उच्च रैंक वाले किसी भी राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए उनकी यात्रा काफी सहज रही। लगभग 1 घंटे बाद वे सुनहरे ड्रैगन जैसी संरचना के बहुत करीब थे और बिना किसी कौशल के भी इवान इसे आसानी से देख सकता था। ये चीज अद्भुत है, इवान ने सुनहरे रंग के ड्रैगन की संरचना को देखते हुए कहा। ये संरचना लगभग 800 मीटर ऊंची थी और लगभग 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। ड्रैगन का मुंह चौड़ा खुला हुआ था और सुनहरे रंग की चट्टानी सीढ़ियां उससे जुड़ी हुई थीं, मानो लोगों को उसके मुंह के अंदर प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर रही हों। हालांकि यह संरचना चट्टानों से बनी थी, लेकिन किसी कारण से यह एक राजसी आभा से ढकी हुई थी और इवान को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक असली ड्रैगन को देख रहा हो।
कुछ मिनटों के बाद बिस्किट ड्रैगन के मुंह से जुड़ी चट्टानी सीढ़ियों के सामने उतरा और एलोरा तेजी से पक्षी के सिर से नीचे कूद गई। इवान भी बिस्किट की पीठ से नीचे कूद गया और संरचना के चारों ओर देखा, केवल कुछ टूटी हुई चट्टानें और खरपतवार देखी जैसे कि यहाँ सदियों से कोई नहीं आया हो। ऐसा लगता है कि संरचना से निकलने वाली आभा के कारण राक्षस भी यहाँ नहीं आते हैं, इवान ने खुद से कहा जब उसने देखा कि आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से जीवन से रहित था। पिताजी, चलो। इवान ने अचानक एलोरा की आवाज़ सुनी और देखा कि वह चेहरे पर मुस्कान लिए पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़ रही है। इवान ने जब उसका उत्साही चेहरा देखा तो उसने अपना सिर हिलाया और उसके पीछे चल पड़ा। अध्याय 909 रक्त रेखा प्रतिक्रिया भाग 1। एलोरा के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते समय इवान ने देखा कि जिस सामग्री से सीढ़ियाँ बनी थीं वह सामान्य नहीं थी। अपनी 150 अंक की ताकत का उपयोग करने के बाद भी वह उस पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ सका। ये पत्थर सामान्य निम्न स्तरीय रैंक 2 सामग्रियों की तुलना में अधिक टिकाऊ है, इवान ने अंदर से सोचा, क्योंकि उसने विशालकाय ड्रैगन जैसी संरचना को देखा जो सीढ़ियों के समान पत्थर से बनी थी। हालांकि ड्रैगन की मूर्ति लगभग 800 मीटर ऊंची थी। इवान और एलोरा बहुत कम समय में सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंच गए। सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़े होकर इवान ने ड्रैगन के चौड़े खुले मुंह को देखा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों और रसातल की आंखों का उपयोग करके ये देखने के लिए कि क्या मूर्ति के अंदर कोई खतरा है। कुछ सेकंड की स्कैनिंग के बाद इवान को कोई खतरा नहीं मिला, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों और रसातल की आंखों का उपयोग करना बंद कर दिया। NOWELL-BEACON लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उसने अपने कुछ शैडो अनडेड को अपने आगे भेज दिया। एक बार जब उसने अपने शैडो अनडेड को अंदर भेजा तो उसने एलोरा की तरफ देखा जो अंदर भागना चाहती थी और उसने अपना सिर हिलाया। इवान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर एलोरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। जिस क्षण इवान ड्रैगन के मुंह में घुसा, उस संरचना से उसे जो शक्तिशाली आभा महसूस हो रही थी वह तीव्र हो गई, लेकिन वह इससे प्रभावित नहीं हुआ। ड्रैगन की मूर्ति से निकलने वाली आभा किसी तरह के मानसिक हमले की तरह थी जो लोगों को मूर्ति के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन जब तक व्यक्ति की इच्छाशक्ति काफी मजबूत थी यह आभा पूरी तरह से बेकार थी। जैसे जैसे इवान मूर्ति के अंदर गया उसने दीवारों पर कई अलग अलग तरह की नक्काशी देखी। हालांकि पहली नज़र में नक्काशी साधारण लग रही थी, लेकिन आंखों की रसातल का उपयोग करके उसने देखा कि वे किसी तरह की विशाल संरचना के समान थे जो पूरी मूर्ति को ढंक रही थी। ये कौन सी जगह है एलोरा, और वह कौन सी चीज़ है जो तुम मुझे दिखाना चाहती थी? कुछ मिनट चलने के बाद इवान बिना कुछ किए आगे बढ़ते हुए पूछे बिना नहीं रह सका। बस कुछ मिनट रुको पिताजी, हम जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। एलोरा ने इवान के सवाल का जवाब नहीं दिया और बस उत्साह से उसका हाथ खींच लिया। ये देखकर इवान ने आह भरी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके पीछे चला गया। अचानक उसे वोलाक से एक संदेश मिला जो उनके आगे चल रहा था। छाया इंद्रियों का उपयोग करते हुए उसने अपनी दृष्टि को वोलाक से जोड़ा और उसे एक बंद कमरे के सामने खड़ा देखा। बंद कमरे के ठीक बगल में मूर्ति के निचले क्षेत्रों तक जाने वाली सीढ़ियां थीं। यहाँ एक से ज्यादा मंजिलें हैं। इवान ने नीचे की ओर जाती सीढ़ियों को देखकर भौहें चढ़ाईं और गहरे विचारों में डूब गया। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने वोलेक के साथ मौजूद काजिल और एक्लिप्स को सीढ़ियों का इस्तेमाल करके मूर्ति के निचले इलाकों में जाने को कहा और वोलेक के लिए उसने उसे बंद कमरे की जांच करने को कहा। इवान का आदेश सुनकर एक्लिप्स और काजिल ने तुरंत सीढ़ियों का इस्तेमाल करके मूर्ति के निचले इलाकों में जाने को कहा। वोलेक के लिए उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से ये बंद नहीं था, इसलिए उसने इसे आसानी से खोल दिया। इवान की दृष्टि शैडो सेंस के जरिए वोलेक की दृष्टि से जुड़ी हुई थी, इसलिए जब दरवाज़ा खुला तो एक सेकंड के लिए वोलेक की दृष्टि एक तेज रोशनी से अंधी हो गई और जब रोशनी गायब हो गई और वोलेक ने कमरे के अंदर देखा तो इवान ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। इवान ने अपनी लार को निगल लिया और कमरे के अंदर बिखरे लाखों उच्चस्तरीय सार पत्थरों को देखा। कम से कम कुछ 100 मिलियन उच्चस्तरीय सार पत्थर होने चाहिए, उसने मन ही मन सोचा और अपनी गति तेज कर दी। जल्द ही इवान और एलोरा उस कमरे में पहुंच गए जो उच्चस्तरीय सार पत्थरों से भरा हुआ था, लेकिन इवान को आश्चर्य हुआ, एलोरा कमरे के सामने नहीं रुकी और उसे सीढ़ियों की ओर खींचना चाहती थी जो नीचे की ओर जा रही थीं। रुको रुको एलोरा, इवान ने एलोरा को रोका और खुले दरवाजे की ओर इशारा किया। चलने से पहले मुझे वो चीजें ले जाने दो। उसकी बात सुनकर एलोरा ने उसका हाथ खींचना बंद कर दिया और कमरे के अंदर सार पत्थरों के पहाड़ों को देखा, लेकिन सार पत्थरों को देखकर उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर आई। पिताजी, आप कचरा क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं? इवान एलोरा की बात सुनकर अवाक रह गया और उसने अपने चेहरे पर एक स्तब्ध भाव के साथ उसकी ओर देखा। क्या उसने लाखों उच्च स्तरीय सार पत्थरों को कचरा कहा है? इवान ने मन ही मन सोचा और महसूस किया कि उसे इस बदमाश को पैसे का मूल्य सिखाने की जरूरत है। हालांकि मैंने जोडा और अन्य लोगों को मारने के बाद लाखों सार पत्थर प्राप्त किए हैं,
लेकिन ऑक्टेवियस को कीमिया करने की अनुमति देने के लिए मुझे जिन सार पत्थरों का उपयोग करने की आवश्यकता है उनके बारे में सोचना ही मुझे सिरदर्द दे रहा है। इवान ने अपनी भौहों को रगड़ते हुए मन ही मन कहा। एक पल के लिए उसने ऑक्टेवियस के साथ सोलारियन सेनफ्रूट के बारे में हुई बातचीत के बारे में सोचा और ऑक्टेवियस ने जो कुछ उससे कहा था उसे याद करके उसका दिल रो पड़ा। अगर मैं दिवालिया नहीं होना चाहता हूं तो मुझे और सार पत्थर इकट्ठा करने की ज़रूरत है, उसने मन ही मन कहा और जल्दी से कमरे के अंदर गया और अपने छाया भंडारण में सभी सार पत्थर रखे। सार पत्थरों को दूर रखने के बाद वह जल्दी से बाहर आया और बिना कुछ कहे एलोरा उसे सीढ़ियों की ओर ले गई और वे मूर्ति की निचली मंजिल की ओर बढ़ गए। उतरते समय इवान ने अपने शैडो स्टोरेज के अंदर देखा और पाया कि उसे अभी अभी कितने एसेंट स्टोन मिले हैं और 1 मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि ये संख्याएं 150 मिलियन से ज़्यादा हाई लेवल एसेंट स्टोन थीं। इन एसेंट स्टोन के साथ मुझे कम से कम सोलरियन सेनफ्रूट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इवान ने मन ही मन सोचा और थोड़ा मुस्कुराया। जल्द ही वे सीढ़ियों के अंत में पहुंच गए और मूर्ति की दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। अध्याय 910 ब्लडलाइन रिएक्शन भाग 2। अपनी शैडो अनडेड का उपयोग करते हुए इवान ने पाया कि ड्रैगन मूर्ति के अंदर कुल 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल की तरह मूर्ति की दूसरी मंजिल पर भी एक कमरा था और पहले की तरह एलोरा वहां नहीं रुकी और उसे आखिरी मंजिल पर खींचना चाहती थी, लेकिन इवान ने उसे रोक दिया और उससे कहा कि वह आगे बढ़ने से पहले कमरे की जांच करना चाहता है। हालांकि एलोरा उलझन में थी कि उसके पिता इन कमरों की जांच क्यों करना चाहते थे, जबकि वह जो चीज़ उन्हें दिखाना चाहती थी वह आखिरी मंजिल पर थी। उसने इसके बारे में कोई शिकायत नहीं की और आज्ञाकारी ढंग से उसका अनुसरण किया। दूसरे कमरे से कुछ दूरी पर खड़े होकर इवान ने काजिल को इसे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही काजिल ने दरवाज़ा खोला, इवान ने एलोरा को अपनी बाहों में जकड़ लिया, किसी भी खतरे को देखते ही भागने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सौभाग्य से पहले कमरे की तरह दूसरे कमरे के अंदर कोई जाल या खतरा नहीं था। हालांकि कमरे के अंदर कोई खतरा नहीं था, लेकिन जब दरवाज़ा पूरी तरह से खुला तो इवान का चेहरा काला पड़ गया। ये खाली है, उसने धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि उसने देखा कि कमरा खाली था। वह काजिल से आगे चला गया और कमरे में प्रवेश किया, लेकिन अंदर प्रवेश करने के बाद भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगता है कि हर कमरा खजाने से भरा नहीं है, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और जाने वाला था, लेकिन एलोरा की आवाज़ सुनकर रुक गया। पिताजी, वहां देखो। इवान ने एलोरा की ओर देखा और उसे कमरे की छत की ओर इशारा करते हुए देखा। इवान ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा, और जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। क्या यह एक कोर है? उसने चौंक कर कहा, जब उसने मुट्ठी के आकार के सुनहरे रंग के गोले को देखा जो कमरे की छत से जुड़ा हुआ था। ये गोला कोई आभा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन जब इवान ने इसे देखा तो उसे लगा जैसे कोई विशाल ड्रैगन उस छोटे से गोले के अंदर घूम रहा है। मुझे मत बताओ कि यह रैंक 6 ड्रैगन का कोर है जो यहाँ मर गया था। उसने अपनी लार को निगलते हुए बुदबुदाया और उसे पकड़ने के लिए उछल पड़ा। जिस क्षण इवान के हाथ ने कोर को छुआ, कोर चमक उठा और इवान को लगा जैसे वह एक विशाल सुनहरे ड्रैगन के सामने खड़ा है जो उसे ठंडी आंखों से देख रहा है। उसी समय उसने अपनी आत्मा पर एक शक्तिशाली दबाव महसूस किया, जैसे कि कोई उसकी आध्यात्मिक सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। एक आध्यात्मिक प्रकार का हमला। इवान ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि क्या हो रहा था और जल्दी से अपने डर कौशल को सक्रिय कर दिया। जिस क्षण उसने अपने डर कौशल को सक्रिय किया, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और उसकी आत्मा पर जो दबाव महसूस हो रहा था वह गायब हो गया। उसी समय उसके सामने खड़ा विशाल सुनहरा ड्रैगन टूटने लगा और जल्द ही अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। जैसे ही ड्रैगन अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, इवान ने खुद को कमरे के अंदर पाया, अपने हाथों में सुनहरे रंग का कोर पकड़े हुए। मिड लेवल रैंक 6 लाइट ड्रैगन कोर। इवान ने अपने हाथों में कोर को देखा और उसके विवरण उसकी आंखों के सामने दिखाई दिए। लाइट ड्रैगन कोर, इवान ने धीमी आवाज में कहा और आश्चर्यचकित था कि यह शुरुआती स्तर के रैंक 6 के बजाय एक मिड लेवल रैंक 6 कोर था। रैंक 6 ड्रैगन का कोर बहुत दुर्लभ होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसका क्या उपयोग कर सकता हूँ। इवान ने खुद से सोचा और बाद में ऑक्टेवियस से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। क्या हम अब जा सकते हैं, पिता? इवान ने एलोरा की आवाज़ सुनी और उसे प्रत्याशा भरी आंखों से उसे देखते हुए देखा। जरूर, चलो। इवान ने कमरे के चारों ओर देखा और जब उसे कुछ और नहीं मिला तो उसने अपना सिर हिलाया और एलोरा और काजिल के साथ चला गया। कमरे के बगल में स्थित सीढ़ियों का उपयोग करते हुए वे अंतिम मंजिल की ओर उतरे। जैसे जैसे वे नीचे गए, इवान ने महसूस किया कि जितना वे नीचे उतरे उतनी ही शक्तिशाली आभा उसे मूर्ति के बाहर महसूस हुई। जब वे अंतिम मंजिल की ओर बढ़े तो एलोरा बहुत उत्साहित था, इसलिए वे 1 मिनट से भी कम समय में सीढ़ियों के अंत तक पहुंच गए। जैसे ही इवान के पैर आखिरी मंजिल की जमीन पर पड़े, वह गहरी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका, क्योंकि आखिरी मंजिल की जमीन लाल रंग की थी और एक नज़र से ही वह बता सकता था कि जमीन का लाल रंग प्राकृतिक नहीं था। खून, उसने सोचा जब उसने जमीन पर लगे सूखे खून को देखा।
उसने वोलेक को अपने आगे आखिरी मंजिल पर भेजा था, लेकिन वोलेक ने उसे सूखे खून के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसे यहाँ कोई खतरा नहीं लगा। इवान के विपरीत एलोरा को जमीन पर लगे सूखे खून की परवाह नहीं थी और वह उसे मंजिल के अंत की ओर खींचती रही। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, इवान को ड्रैगन की मूर्ति से जो आभा महसूस हुई वह और भी मजबूत होती गई। उसी समय किसी कारण से उसे लगा कि उसके शरीर के अंदर का खून और भी तेजी से बह रहा है, जैसे कि वह उत्तेजित हो। जल्द ही एलोरा और इवान आखिरी मंजिल के अंत में पहुंच गए और दूसरी मंजिलों की तरह आखिरी मंजिल के अंत में भी एक कमरा था, लेकिन दूसरी मंजिलों से अलग कमरे के अलावा कोई और सीढ़ियां नहीं थीं। इवान ने कमरे के बंद दरवाजे की ओर देखा और पाया कि ये दरवाज़ा पिछले 2 दरवाज़ों से कम 2 गुना बड़ा था और उन दरवाज़ों से अलग इस दरवाजे पर कई रून खुदे हुए थे। जैसे ही इवान ने दरवाजे की ओर देखा, उसके शरीर के अंदर का खून और भी बेचैन हो गया और उसे अपनी धड़कनों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। हम यहाँ हैं पिताजी, एलोरा ने दरवाजे के सामने रुककर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। इस दरवाजे के पीछे क्या है एलोरा? इवान ने कुछ गहरी सांसें लेते हुए पूछा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसके खून ने ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई थी। हे, एलोरा ने इवान को जवाब नहीं दिया और दरवाजे के सामने चली गई। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ इवान को देखा और बिना कुछ कहे दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया।